हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकंड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज आइडियल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका नाम होता है ट्रांसडक्शन। पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, सेकंड वाला है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट कई सारी बुक में ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट को लिखा गया है हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्कवर इन्होंने ही किया है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले कौन है? हर्शे एंड चेज। एक्चुअली में जेंडर और लेडरबर्ग दो साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी परफॉर्म किया है, पर इसको उतना प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाए, उतना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? जेंडर एंड लेडरबर्ग। इसलिए फिर से किसने परफॉर्म किया? हर्शे एंड चेज ने परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या होता है वो सुन लीजिए। मान लीजिए ये है एक इकोलाई। क्या है? इकोलाई। इकोलाई होता है बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया में आपको पता है इसके पास में खुद का एक क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके अलावा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है विच इज सर्कुलर डीएनए। अब याद क्या रखना है, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देख रहे हो ये मैंने क्या बनाया? दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलो T2 बैक्टीरियोफेज मैंने यहां ले लिया है। बैक्टीरियोफेज में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है डीएनए और बाहर जो है ना, जो बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑल दिस स्ट्रक्चर इज प्रोटीन। तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए भी है और साथ में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। डीएनए को हम यहां पे बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब क्या याद रखना है आपको सबको, बैक्टीरियोफेज जो है ना ये मल्टीप्लाई करने के लिए अपना डीएनए कहां पर पहुंचा देता है? बैक्टीरिया के पास। तो बैक्टीरियोफेज जो है इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस क्या है वो सुन लो। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस मतलब अगर किसी वायरस की हेल्प से किसी बैक्टीरिया में कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को एंटर करवाया जाए, देन सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। क्या बोला मैंने? व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। फिर से बोल देता हूं, लिख भी देता हूं। ट्रांसडक्शन इज व्हेन अ फॉरेन डीएनए is entered to a bacterial cell with the help of virus, then this condition is called as transduction। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था वो सुन लें। जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने लिया था, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हमने कुछ टूल्स लिए थे। वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ टूल्स लेने वाले हैं। जो फर्स्ट टूल यहां पे लिया जाएगा वो है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया लेंगे? याद रखना है ई कोलाई बैक्टीरिया लेने वाले हैं, एस्केरिशिया कोलाई। सेकेंड जो हम एक्सपेरिमेंटल टूल लेने वाले हैं वो है बैक्टीरियोफेज। पूरा लिख देता हूं, T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दो चीजें एक्सपेरिमेंटल टूल के तौर पे हमने ले ली। अब क्या करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो सुनिए। थर्ड चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? यहां पे दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए गए थे। एक लिया गया था रेडियो एक्टिव सल्फर विच इज S35 और दूसरा लिया गया था P32। तो एक S35 लिया गया था, एक लिया गया था P32। दिस इज फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव एंड दिस इज सल्फर 35 अगेन रेडियो एक्टिव। अब क्या किया गया? सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ऐसे दो बीकर में सबसे पहले ऐड किया ई कोलाई को, सॉरी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। पहले बीकर में ऐड किया S35 रेडियो आइसोटोप को, सेकंड बीकर में ऐड किया P32 रेडियो आइसोटोप को। पहले में S35, दूसरे में P32। फिर इन्होंने ऐड किया है इसमें
पहली चीज जो ऐड की है वो है हमारा बैक्टीरिया इकोलाई, इकोलाई ऐड किया गया। सेकंड चीज जो यहां पे ऐड की गई है वो था T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है, मतलब कि ये T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। सेकंड कंडीशन, P32 वाले बीकर में इन्होंने सबसे पहले ऐड किया अगेन बैक्टीरिया इकोलाई, और सेकंड चीज जो इन्होंने ऐड की वो थी अगेन T2 बैक्टीरियोफेज। ये दोनों चीजें यहां पे ऐड कर दी गई हैं। मीडियम अलग अलग हैं, वो हम सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये P32 मीडियम है, ये S35 मीडियम है। अब एक चीज याद रखनी है आपको, मैंने यहां पे आपसे डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, इनके पास में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, है ना। हमें एक चीज याद रखनी है, प्रोटीन में होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मतलब जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं। मतलब प्रोटीन जब जब बनेगा तो उसमें क्या मिलेगा? सल्फर। पर अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, PO4, मतलब फॉस्फोरस। तो जब भी डीएनए का प्रोडक्शन होगा तो उसमें मिलेगा आपको फॉस्फोरस, समझ गए। तो डीएनए में का प्रोडक्शन होगा तो उसमें मिलेगा फॉस्फोरस, और अगर सल्फर का फॉर्मेशन होगा तो उसमें मिलेगा आपको क्या? सॉरी, अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। ये हमको याद रखना है। अब देखो, दोनों कंडीशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक खास बात आपको मैं बता दूं, बैक्टीरियोफेज खुद की कॉपी नहीं बना सकता। ऐसे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियोफेज नाम के जो वायरसेस हैं या कोई भी वायरस है वो खुद की कॉपी नहीं बना पाता है। अगर कोई भी वायरस खुद की कॉपी बनाना चाहता है तो ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है, फिर बैक्टीरिया जो है वो इस वायरस को इस वायरस की कॉपीज बनाता है। मतलब ऐसा होगा, ये इकोलाई है, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई के ऊपर बैठ जाता है और इकोलाई से अटैच होने के बाद बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए, रेड कलर से बना रहा हूं डीएनए, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के साथ में वायरस का डीएनए ऐड हो जाता है, फिर वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल करके इस बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यू वायरस बनवाता है। तो याद रखना, इस डीएनए से क्या बनवाएंगे? न्यू वायरस, समझ गए। ये डीएनए ब्लैक वाला किसका है? दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, और जो ये वाला डीएनए रेड वाला, ये डीएनए है वायरल डीएनए। तो क्या सिंपल सा फंडा बोला मैंने, सुन लो। ट्रांसडक्शन मतलब क्या है? वायरस अपना डीएनए किसको दे देगा? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए के कंट्रोल में आ जाएगा, और बैक्टीरिया का डीएनए कंट्रोल में आने के बाद नए वायरसेस का सिंथेसिस करेगा, समझ गए। और जब भी नए वायरस बनेंगे तो वायरस में प्रोटीन बनेगा और डीएनए बनेगा, और जब भी डीएनए बनेगा तो रिक्वायरमेंट होगी फास्फोरस की, और जब प्रोटीन बनेगा तो रिक्वायरमेंट होगी सल्फर की। ये हमको याद रखना है, जिससे एक्सपेरिमेंट आसान हो जाएगा। अब देखो, ये रहा डीएनए इस बैक्टीरियोफेज का, और ये रहा डीएनए इस बैक्टीरियोफेज का। आपको पता है, जब भी बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के सामने रखोगे तो ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद अपना डीएनए इंसर्ट कर देगा इन इकोलाई। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बीकर में ये हमारा इकोलाई है। कौन है हमारा? इकोलाई। बड़ा सा दिखा रहा हूं मैं, छोटा ही होना चाहिए था। ये है हमारा बैक्टीरियोफेज। कौन है ये? बैक्टीरियोफेज। ये देखिए बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया का डीएनए और बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो जाएगा मिक्स, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब ये जो डीएनए है वायरस का, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, वो बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करने के बाद न्यू वायरस बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू वायरस। पर आपको पता है, न्यू वायरस को बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो न्यू वायरस को बनाने के लिए सल्फर और फास्फोरस दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा यहां पे? नोटिस करना, यहां पे इस बीकर में, ये सेम बीकर है, कलर चेंज कर लिया मैंने बस।
इस बीकर में जो न्यू वायरस बनेंगे, ये तो इकोलाई है, इकोलाई के अंदर वायरस बने, इकोलाई बर्स्ट हो गया, इकोलाई बर्स्ट होने की वजह से वायरसेस बाहर निकलेंगे। जो वायरसेस बाहर आएंगे उन वायरसेस में आप नोटिस कर पाओगे, रेडियो एक्टिविटी को ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, उन वायरसेस में आप नोटिस कर पाओगे कि जो नए वायरसेस बने हैं उनके प्रोटीन की कोट कैसी है, रेडियो एक्टिव, और जो डीएनए है वो है नॉर्मल। प्रोटीन कोड कैसा दिख रहा है नए वायरसेस का, रेडियो एक्टिव, पर इनका डीएनए कैसा दिख रहा है आपको, सॉरी हाँ, डीएनए कैसा दिख रहा है, नॉर्मल। तो क्या याद रखेंगे, दीज आर न्यू वायरसेस, मैं लिख देता हूं, प्रोटीन कोड टर्न्स रेडियो एक्टिव ड्यू टू S35। तो S35 की वजह से जो प्रोटीन कोड था इनका वायरसेस का वो तो रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन कोड को बनाने के लिए जो सल्फर आया है, रेडियो एक्टिव सल्फर आया है, वो कहां से आया, वो मीडियम में प्रेजेंट था, इस मीडियम में प्रेजेंट था, इन सारे मीडियम में कौन प्रेजेंट था, S35 प्रेजेंट था, इसमें भी। तो S35 का यूज करके ये जो नए वायरसेस हैं उनके प्रोटीन कोड को कैसा बना दिया गया, रेडियो एक्टिव। पर डीएनए रेडियो एक्टिव क्यों नहीं बना, क्योंकि सल्फर जो है ना वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो जब हमने डीएनए को बनाया होगा तो सल्फर का यूज नहीं किया होगा, और सल्फर का यूज नहीं करोगे तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो इस केस की बात करें। इस केस में ये बीकर जो है सेकंड बीकर में हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि एक इकोलाई लिया है हमने, इस इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा कौन, ये वाला बैक्टीरियोफेज। ये लो भाई, ये वाला बैक्टीरियोफेज आया, उसने इस इकोलाई को इन्फेक्ट करने की कोशिश की। अब इस इकोलाई के, इस बैक्टीरियोफेज के पास में क्या प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरियोफेज के पास में प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, ये रहा जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा इकोलाई के अंदर। देखो ये रहा, इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी अंदर था। पर आपको पता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो ये बैक्टीरियल डीएनए बनवाएगा न्यू वायरस को। अब देखो नए वायरस बनेंगे तो क्या खासियत होगी वो देखना है। कई सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा क्या होने वाला है। इस इकोलाई के अंदर जब बहुत सारे वायरस बनेंगे तो इकोलाई हो जाएगा बर्स्ट। इकोलाई के बर्स्ट होने के बाद यहां से निकल के आएंगे कुछ नए बैक्टीरियोफेजेस, नए वायरसेस। देखो ये दो नए वायरस दिखा देता हूं यहां पे मैं। इन दोनों नए वायरस को आप ऑब्जर्व करो तो जैसे पहले की तरह नॉर्मल प्रोटीन कोट वाला वायरस था, वैसे अभी भी नॉर्मल प्रोटीन कोट वाला वायरस ही दिख रहा है। पर आपको पता होना चाहिए चूंकि मीडियम के अंदर प्रेजेंट था P32 विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो P32 की प्रेजेंस की वजह से जो डीएनए बनेगा इनका, जिसमें फास्फोरस होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है, तो जो नया डीएनए बनेगा उस नया डीएनए कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव। तो आपको याद रखना है पहले केस में आपने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, दूसरे केस में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था। रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो नए वायरस के प्रोटीन में मिक्सअप हो गया है, और जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है वो नए वायरसेस के डीएनए में एक्यूमुलेट हो गया है। तो इस वजह से हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गए हैं दो ऐसे वायरसेस जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट वाले हैं, और दो वायरस ऐसे मिले हैं जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए वाले हैं। अब क्या होगा, अब आएगा नेक्स्ट स्टेप। दिस वाज स्टेप 1, पहले इतना करना था। अब स्टेप 2 देखो, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब अगर स्टेप 2 को ऑब्जर्व करें तो स्टेप 2 में क्या होने वाला है, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने सबसे पहले ले लिया एक रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट वाला बैक्टीरियोफेज। ये रहा रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट वाला बैक्टीरियोफेज ले लिया। इसका प्रोटीन कोट कैसा है, रेडियो एक्टिव। लिख देता हूं रेडियो प्रोटीन कोट, ठीक है। दूसरी कंडीशन में दूसरा वाला जो बैक्टीरियोफेज मैंने लिया है, उस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन तो नॉर्मल है, दिख रहा है ये वाला प्रोटीन तो नॉर्मल है, पर इसका डीएनए कैसा है, तो इसका डीएनए है रेडियो एक्टिव। लिख देता हूं रेडियो डीएनए वाला है ये, रेडियो एक्टिव डीएनए।
समझ गए? अब सिंपल सा हो गया। अब क्या करना है, अब हम इन दोनों को अटैक करने देंगे एक नए इकोलाई पे, फ्रेश इकोलाई पे। दिस इज अ फ्रेश इकोलाई 1, दिस इज फ्रेश इकोलाई 2। अब आप ऑब्जर्व करोगे, जब ये वाला बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई पे अटैक करेगा, ये बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई पे अटैक करेगा तो क्या होगा देखना। और ये वाला बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई को अटैक करेगा। देखो अब हुआ क्या वो सुनिए। इनिशियली जब पता किया जा रहा था कि आइडियल जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो साइंटिस्ट को डाउट था। कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि आरएनए एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल है, कुछ साइंटिस्ट सोचते थे प्रोटीन आइडियल जेनेटिक मटेरियल है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी सोचते थे कि डीएनए इज अ आइडियल जेनेटिक मटेरियल। पर ट्रुथ क्या है? ट्रुथ इज दैट डीएनए इज आइडियल जेनेटिक मटेरियल। पर तब क्लियर नहीं था ना, उसको क्लियर करने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब देखो, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पता है आइडियल जेनेटिक मटेरियल का। आइडियल जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाए, है ना? तो अगर इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए या इस बैक्टीरियोफेज का कोई भी कंपोनेंट अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया तो हम उस चीज को आइडियल जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे, है ना? अगर इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए या फिर इस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोई भी चीज इस जनरेशन में चली गई तो मतलब कि क्या हो जाएगा? इससे क्या चीज प्रूव हो जाएगी? इससे प्रूव हो जाएगी कि जो चीज ट्रांसफर हुई है इट इज अ आइडियल जेनेटिक मटेरियल। साइंटिस्ट ने यही सोच के ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या हुआ, जब इन्होंने इस रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज को इस इकोलाई पे अटैक करने दिया, तो इन्होंने नोटिस किया कि बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियोएक्टिविटी नहीं दिख रही थी। क्या नहीं दिख रहा था? रेडियोएक्टिविटी बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है किसी सेल को तो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन रह जाता है बाहर और सिर्फ डीएनए होता है ट्रांसफर। इससे प्रूफ हुआ दैट डीएनए इज आइडियल जेनेटिक मटेरियल। तो देखो, इसका डीएनए अंदर आया, प्रोटीन कहां रह गया? बाहर। तो मैं लिख देता हूं रेडियो प्रोटीन रिमेन्स आउटसाइड। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर कर गया इकोलाई के अंदर, और क्या चीज बाहर रह गई? रेडियो एक्टिव प्रोटीन रह गई बाहर। तो यहां पे क्या चीज एंटर कर गई अंदर? तो याद रखना है रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर्स नेक्स्ट जनरेशन। अब ये तो मैंने ड्रॉ किया है तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या चीज पहुंचाई है। साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो याद रखना, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की रेडियो एक्टिविटी विद इन इकोलाई। तो इन दोनों इकोलाई के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की किसने? साइंटिस्ट ने। तो जब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि इकोलाई 1 जो है इसमें नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, ये पता चला। इकोलाई 2 में रेडियोएक्टिव डीएनए वॉज डिटेक्टेड। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जो चीज अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है उसे हम आइडियल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जो चीज अगली जनरेशन में इस केस में ट्रांसफर हुई थी वो चीज थी डीएनए, ना कि प्रोटीन। तो इससे ये प्रूव होता है दैट डीएनए इज आइडियल जेनेटिक मटेरियल, बट प्रोटीन इज नॉट आइडियल जेनेटिक मटेरियल। समझ गए? तो डीएनए क्या है? इट इज आइडियल जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट आइडियल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोटीन अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती और आइडियल जेनेटिक मटेरियल को अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। समझ में आ गया? सिंपल सा ये इंफॉर्मेशन है, इतना सा हमको याद रखना है। तो ये क्या है? दिस इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए